हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात करेंगे सल्फर के बारे में। वर्ग 16 का है सल्फर। आज हम लोग बात करेंगे सल्फर के बारे में, ठीक है? तो सल्फर की बात करें बच्चों, सल्फर का संकेत होता है, बॉल होता है, वो एस होता है ना। सल्फर का एटॉमिक नंबर अगर बात करें, 3 होता है, S2। आता है समझ? तो अगर हम बात करें, सबसे पहला बात यह है, सल्फर एसिड के रूप में पाया जाता है। हम फास्फोरस के रूप में पाया जाता है, सल्फर के पाया जाता है एसिड के रूप। पहला बात तो ये। अभी एसिड के रूप में पाया जाता है, जिसकी संरचना की अगर बात करें, रचना मुकुट जैसी होती है। मुकुट देखे, मुकुट राजा रानी लोग पहनता है। आजकल लोग केक वगैरह भी काटता है मुकुट पहन के, है ना। इस तरह से कुछ दिखता होगा, ऐसे रहता है। या कुछ इस तरह से मुकुट होता है। तो यहाँ पे क्या है, जहाँ जहाँ पे मोड़ है ना, हर जगह पे सल्फर दे दीजिए। क्या दे दीजिए? सल्फर ऐसे मुकुट बना लीजिए, हर जगह पे ऐसे सल्फर दे दीजिए। इस तरह की संरचना होती है किसकी? एसिड की। सल्फर की संरचना इस तरह से होती है। अब बात करें कि सल्फर कितने तरह के होते हैं। मेन रूप से हम लोग बात करें तो सल्फर 3 तरह के, सल्फर के 3 अपर रूप होते हैं। जिस तरह से कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, है ना। फास्फोरस के 4 अपर रूप होते हैं, सफ़ेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, भूरा फास्फोरस। लेकिन हम लोग सफ़ेद और लाल केवल ज़्यादा पढ़ते हैं। इसी तरह से यहाँ पे सल्फर के 3 तरह के होते हैं। सल्फर के सल्फर के 3 अपर रूप होते हैं। कौन कौन? 3 अपर रूप के बच्चों। एक होता है विषम लंबाक्ष। कौन सा? विषम लंबाक्ष। या इसको अल्फा सल्फर कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा सल्फर। एकंताक्ष। ताक्ष को या बीटा सल्फर, या प्लास्टिक। क्या कह सकते हैं? दो बातें यहाँ से क्लियर हो गई। अरे ये सब जो विषम लंबाक्ष वगैरह, एकंताक्ष वगैरह जो स्ट्रक्चर होता है, तो हम लोग ठोस अवस्था में पढ़ते हैं। तो अवस्था हम देखते हैं किस किस तरह का ये सब स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, है ना। ये हो गया। उसके बाद क्या देखना है? उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों H2S के बारे में। के बारे में H2S के बारे में, ठीक है। एक बात और जो यहाँ पे है, क्या चीज़ है,
वो है बच्चों अल्फा और बीटा सल्फर जो होते हैं, अल्फा तथा बीटा सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड मतलब कार्बनिक विलायक में घुल जाता है, CH2 में घुल जाता है, लेकिन गामा सल्फर CH2 में नहीं घुलता है। ये हो गया सल्फर के बारे में बेसिक बातें। ये हो गया सल्फर के बारे में बेसिक बातें। अब चलते हैं सल्फर के कुछ इम्पोर्टेंट जो कंपाउंड है, कुछ इम्पोर्टेंट जो यौगिक है उसके बारे में बात करते हैं। एक है बच्चों H2S के बारे में। किसके बारे में? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या पढ़ते हैं इसको? हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में क्या क्या चीजें देखना। सबसे पहले देखिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था को देखिए। तो दो हाइड्रोजन दो, सल्फर का X बराबर 0, X बराबर कितना निकलेगा? -2। पहली बात है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? -2 होता है। अब देखिए जो सल्फर है, हमने बोला कि वर्ग 16 का है। कौन सा? वर्ग 16 का। अब सल्फर का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा वो -2 से +6 तक होगा। वर्ग 16 में जितने भी तत्व हैं उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है? -2 से +6 तक जा सकता है। अब इसमें क्या है, ठीक है, यहाँ देखिए सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? -2 है। -2 तो एकदम लोएस्ट न है, एकदम नीचे न है। तो यहाँ से जो एकदम गरीब है वो क्या हो सकता है? और कितने नीचे गिरेगा? नहीं गिर सकता। इसका चांस है कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगी जब भी किसी से रिएक्शन करेगा सल्फर वाला चीज। तो अगर दूसरा जो चीज बनेगा, दूसरा जो उसमें सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या क्या रहेगा? -2 से ज्यादा ही रहेगा। और अगर -2 से ज्यादा होगा तो हम कहेंगे क्या है, बताइए? कि -2 से ज्यादा होगा मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगा। ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? बढ़ेगा। और जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगा मतलब ऑक्सीकरण होगा, है ना? क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? बढ़ेगा। और बढ़ेगा तो ऑक्सीकरण होगा, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो अवकारक के जैसा व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है? अवकारक की तरह। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे H2S हमेशा अवकारक की तरह व्यवहार करेगा। क्या करेगा? हमेशा अवकारक की तरह अवकारक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, क्वेश्चन रहे आपका एग्जाम में कि H2S हमेशा अवकारक की तरह व्यवहार करता है, क्यों? तो हम क्या कहेंगे कि H2S में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, जो कि वर्ग 16 का सबसे न्यूनतम ऑक्सीकरण संख्या होता है। तो हमेशा का ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगा, और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होगा मतलब उसका ऑक्सीकरण होगा, और इसलिए हमेशा कैसा व्यवहार करेगा? अवकारक की तरह व्यवहार करेगा। पहला पॉइंट हो गया इसका। दूसरा पॉइंट क्या है? है ना, अगर गंध की बात करें, H2S की गंध सड़े अंडे की तरह होती है। H2S की गंध कभी कभार क्या होता है, सड़ा हुआ अंडा दे देता है मार्केट से, सड़े अंडे की तरह होती है। तो आप देखिएगा उसका गंध कैसा होता है, तरह। के बाद और क्या बात है H2S के? यह एक दुर्बल द्विक्षारीय अम्ल, द्विक्षारकीय, दुर्बल द्विक्षारकीय अम्ल है। द्विक्षारकीय का मतलब 2H+ यहाँ से मिल सकता है, लेकिन उतना आसानी से नहीं मिलेगा, इसीलिए दुर्बल क्या है? द्विक्षारकीय अम्ल है।
क्षारकीय अम्ल है। क्या बच्चों, और क्या? कहते हैं H2S का बंधन कोण H2O के बंधन कोण से क्या होता है, कम होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा ऐसा क्यों होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा H2S में क्या होता है, दोनों ऑक्सीजन और सल्फर दोनों ही वर्ग 16 का तत्व है। ऑक्सीजन का क्या होगा, सल्फर का होगा S। यहाँ सल्फर के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, 6। 6 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया, 2 गो लोन पेयर होगा, 2 गो निर्जन जोड़ी होगा, ठीक है। और उसी तरह से अगर हम जल की बात करें तो जल में भी ऑक्सीजन से 2 गो क्या होगा, 2 गो हाइड्रोजन इस तरह से जुड़ा होगा, और 2 गो लोन पेयर निर्जन जोड़ी इस तरह से होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, H2S में जो बंधन कोण होता है वो 92 डिग्री होता है, और H2O में जो बंधन होता है वो 104.5 डिग्री होता है। तो ये तो बहुत बड़ा नाइंसाफी है ना। दोनों ऑक्सीजन है, दोनों के पास मतलब दोनों वर्ग 16 का है, दोनों के पास 2 2 लोन पेयर है, दोनों का एंगल, दोनों का जो आकृति है कोणीय है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो बड़ा सवाल है कि यहाँ पे ऐसा क्यों होता है। तो समझिए एक बात को, आपको पता है कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता सल्फर से ज्यादा होता है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, सल्फर से। अब विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने से क्या होगा, जो बंधन इलेक्ट्रॉन होता है, जो मान लो कि इसमें बंधन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, बॉन्ड पेयर वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे है। ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, जो ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है वो साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपने तरफ खींच के रखता है। अब खींच के रखेगा तो क्या होगा, खींच के रखेगा, जैसे देखिए आप इस तरह से समझिए कि ये दोनों क्या है, ये इस तरह से है। और ये बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये भी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। एक बॉन्ड एक मान लेते हैं H2S में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है बीच में, यहाँ पे दूरी ज्यादा है, दूरी ज्यादा होगा तो प्रतिकर्षण कम होगा। और H2O में खींच लिया, ऑक्सीजन खींच लिया, बोला नहीं अंदर आओ, तुम उतने दूर नहीं बैठेगा, ऐसे बैठो। यहाँ खींच लिया तो यहाँ पे क्या हो गया, दूरी कम हो गया। और जैसे दूरी कम हुआ प्रतिकर्षण ज्यादा हो जाएगा। अब प्रतिकर्षण ज्यादा होगा थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। अब जैसे देखिए 2 गो निर्जन जोड़ी ठेल तो इधरों से रहा है, यहाँ पे ठोल ठेल रहा है, यहाँ ठेल रहा है, लेकिन ये अंदर से भी इधर ठेलेगा तो उसका बड़े न रहेगा। ये बेचारा ठेल ही नहीं पा रहा है और इधर से दबेले जा रहा है, तो बॉन्ड छोटा होगा कि नहीं, ये चीज हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यही कारण है कि ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, ज्यादा होता है, तो वो बंधन युग्म को अपनी तरफ खींच लेता है। इस कारण से बीपी बीपी बॉन्ड पेयर के बीच का जो प्रतिकर्षण है, बंधन युग्म के प्रतिकर्षण क्या होता है, बढ़ जाता है, और इस कारण से बंधन कोण में वृद्धि हो जाता है। H2O का बंधन कोण H2S से बंधन कोण से क्या होता है, ज्यादा होता है, पहला चीज। दूसरा चीज और क्या है, ठीक है, एक और बात आता है, H2O द्रव होता है, द्रव है, जबकि H2S क्या है, H2S गैस। क्यों, ये सब क्वेश्चन आ सकता है, आपका एग्जाम का क्वेश्चन आ सकता है कि H2S हमेशा अवकारक की तरह काम क्यों करता है, H2S का बंधन कौन H2O के बंधन कौन से कम क्यों होता है, ठीक है, H2O द्रव होता है जबकि H2S गैस क्यों होता है। ये सब आपका एग्जाम में क्वेश्चन रह सकता है। तो अब समझिए, हम लोग जानते हैं गैस का मतलब क्या होता है, गैस में अणुओं के बीच में आकर्षण नहीं होता है।
आकर्षण नहीं होने के कारण उसको जिधर मन करेगा उधर उड़ जाएगा। लेकिन जल में क्या होता है बच्चों, जल में हम लोग जानते हैं, जल में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंधन होता है। क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जब किसके साथ हो, हाइड्रोजन के साथ रहता है तो एक अलग से बॉन्ड बनाता है कि नहीं, इसको हाइड्रोजन बंधन के नाम से जानते हैं। H2O में क्या होता है, अंतराण्विक आकर्षण बल होता है। क्या होता है, अंतराण्विक आकर्षण बल होता है, और जो वो आकर्षण बल हाइड्रोजन बंधन के नाम से जाना जाता है। कौन सा बंधन, हाइड्रोजन बंधन के नाम से है। जबकि H2S में ऐसा कुछ नहीं होता है। H2S सिंगल सिंगल रहता है, जो सिंगल सिंगल रहता है जरी सुन, तो वो हमेशा क्या होगा, उड़ते रहता है। जो सिंगल रहता है उड़ते रहता है, कभी दिल्ली, कभी बम्बई, कभी कलकत्ता, नहीं ऐसी अवस्था में रहता है। अगर शादी ब्याह हो जाएगा वो ज्यादा उड़ पाएगा, या आकर्षण में रहेगा, वो क्या रहेगा, एक साथ रहेगा। साथ में रहेगा मतलब लिक्विड बन के रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन जब हम इसको गर्म करेंगे, जब पहले ये बॉन्ड टूटेगा तब ना फिर उड़ेगा। गैस तो जल का भी बनता है, जल का भी क्या बन सकता है, गैस बन सकता है, लेकिन वो कब होगा, वो तब होगा जब इसको गर्म करेंगे, ये बॉन्ड टूटेगा, तब होगा। जबकि सल्फर ऐसी गैसीय अवस्था में होता है क्योंकि उसके उसके अंदर हाइड्रोजन बंधन नहीं बनता है। तो अगर आपसे पूछे H2O द्रव है जबकि H2S गैस, क्यों, क्या लिखेंगे बताइए, हाइड्रोजन बंधन के कारण। किसके कारण, हाइड्रोजन बंधन के कारण। ठीक है, इसके अलावा और क्या है, यहाँ पे हम H2S का लगभग काम खत्म कर दिए। ठीक है, H2S खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे SO2 के बारे में। किसके बारे में, SO2 के बारे में। चलिए हम बात करेंगे SO2 के बारे में। SO2 बोले तो बच्चों, SO2 बोले तो क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है ये, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, X+2 × -2 = 0। X बराबर कितना आएगा, +4। हमने बताया कि सल्फर वर्ग 16 का है। सल्फर कौन सा वर्ग का है, 16 का है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या -2 से +6 तक जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे +4 आ रहा है। कितना आ रहा है सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या, +4। अब +4 क्या है, बीच बीचीबे में है ना। तो मार्केट में जो ज्यादा परेशान रहता है वो कौन रहता है, कभी इस दुकान से वो दुकान, ये दुकान से वो दुकान, के दौड़त रहता है, जो मिडिल फैमिली वाला रहता है, जरा पास खूब पैसा नहीं रहता है, लेकिन एकदम कम पैसा नहीं रहता है ना, तो वो सोचता है खरीदियो ले, दामाद देखता है तो फिर सोचता है नहीं खरीदे, है ना। तो खरीद भी सकता है, नहीं भी खरीद सकता है। लेकिन जो गरीब रहता है वो देखबे नहीं करता है, तो देखलस की होते पैसे नहीं करे से खरीद। ठीक है, और जो अमीर होता है वो खरीद लेता है, पैसा निकाल देता है, वो देखबो नहीं करता कितना दाम का है। तो कहने का मतलब है कि जो जो एकदम कम में रहेगा वो तो बढ़ने का चांस में रहेगा, जो ज्यादा में रहेगा वो घटने का चांस रहेगा। ठीक है, जो गरीब रहेगा वो जो कुछ रहेगा तो कहेगा जरी कमा लेते हैं, जरी अपन पैसा बढ़ा लेते हैं। जरा पास पैसा रहता है वो सोचता है कुछ ही खरीद लें जरी घट जाएगा। ठीक है, और जो बीचा में रहता है कभी घटावेल सोचता है, कभी बढ़ावेल सोचता है। ठीक है, तो घाटा बढ़ा सकता है, दोनों कर सकता है। घटेगा तो अवकरण होगा तो ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा, बढ़ेगा तो, है ना, गढ़ेगा, घटेगा तो अवकरण होगा, ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा। बढ़ेगा तो ऑक्सीकरण होगा, अवकारक की तरह काम करेगा। समझ में, घटेगा तो अवकरण होगा, ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा। बढ़ेगा तो ऑक्सीकरण होगा, अवकारक की तरह काम करेगा। मतलब हम कह सकते हैं कि SO2 ऑक्सीकारक तथा अवकारक, लिख लीजिए इसको, ऑक्सीकारक तथा अवकारक कारक दोनों के जैसा कार्य कर सकता है, दोनों के जैसा कार्य कर सकता है।
ठीक है। SO2 किसके जैसा काम कर सकता है? ऑक्सीकारक के जैसा भी और अवकारक के जैसा भी। अब SO2 का एक और बात समझिए, आपके पास दो यौगिक लेते हैं KMnO4, एक हम लेते हैं K2Cr2O7। KMnO4 जो होता है ना, किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है, बैंगन के जैसा होता है, बैंगनी रंग होता है। K2Cr2O7 किस रंग का होता है? नारंगी रंग का होता है। ठीक है। ठीक है, केमिस्ट्री में आपको ये याद रखना है, डी और एफ ब्लॉक में इसका कलर का बहुत इंपॉर्टेंस है। और सबसे बढ़िया सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, ये इसी में रंग वगैरह के बारे में बात होता है। नहीं, केमिस्ट्री रंगीन सब्जेक्ट है ना। तो केमिस्ट्री रंगीन ना है मतलब उज्जर आदमी है ना। तो जिसको केमिस्ट्री अच्छा नहीं लगता मतलब कैसा आदमी है? उज्जर आदमी है। तो बैंगनी रंग है ना, बैंगनी रंग का रिएक्शन जब SO2 से होता है ना, ये किस कैसा हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। कैसा हो जाता है? रंगहीन। और K2Cr2O7 में अगर हम SO2 से रिएक्शन करवाते हैं तो ये कैसा हो जाता है? हरा रंग में बदल जाता है। याद रखिएगा, KMnO4 का रंग होता है बैंगनी रंग और K2Cr2O7 का रंग होता है नारंगी रंग का होता है। और हरा रंग में बदल जाता है। कौन सा रंग में? हरा रंग में बदल जाता है। इसके अलावा SO2 ब्लीचिंग क्रिया करता है। SO2 नमी के उपस्थिति में, नमी के उपस्थिति में कौन सा क्रिया करता है? विरंजन क्रिया करता है, ब्लीचिंग क्रिया करता है, ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीच करना है ना। ब्लीच करना मतलब अगर कोई रंग है तो उसको खत्म कर देता है। ठीक है, ब्लीच विरंजन क्रिया करता है। लेकिन ये क्या होता है? अस्थाई होता है ना। अगर कोई रंगीन पदार्थ है ना, रंगीन पदार्थ है तो ये एक चीज याद रखिएगा, Cl2 भी विरंजन क्रिया करता है, SO2 भी विरंजन क्रिया करता है, लेकिन Cl2 ऑक्सीकरण से करता है तो उसका अस्थाई रहता है, लेकिन SO2 क्या होता है? अस्थाई विरंजन क्रिया करता है। क्यों? क्यों? क्योंकि अवकरण से होता है, जैसे फिर उसका ऑक्सीकरण होता है फिर से रंग आ जाता है, फिर से करण पे कलर आ जाता है। क्या कहेंगे? SO2 की विरंजन क्रिया, विरंजन क्रिया क्या होता है? अवकरण से के कारण होता है। कैसा होता है? अवकरण के कारण होता है। होता है। इसलिए क्या होता है? अस्थाई होता है। क्योंकि जैसे ही फिर वायु में जाएगा ना, इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण, और फिर से रंग आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? रंगीन पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? रंगीन पदार्थ है। और अगर इसका से SO2 गुजारते हैं, विरंजन क्रिया द्वारा क्या हो जाता है? रंगहीन पदार्थ। कैसा पदार्थ? रंगहीन पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, और समझ में आया क्या? रंगहीन पदार्थ होगा और फिर क्या हो जाएगा उसका? जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो रंगीन पदार्थ फिर से किस में बदल जाएगा? रंगीन पदार्थ में। ठीक है। तो आज हमने सल्फर के दो कंपाउंड के बारे में पढ़ा, H2S और SO2। अगला वीडियो में हम लोग सल्फर के ऑक्सो अम्ल को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।